हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से गद्य भाग का पहला पाठ जो है बड़े भाई साहब पढ़ने जा रहे हैं। तो बड़े भाई साहब के जो लेखक हैं वो बहुत ही प्रख्यात लेखक जिनका नाम प्रेमचंद है। तो यह जो पाठ है चैप्टर जो है ये बहुत ही रोचक चैप्टर है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। यहाँ पर प्रेमचंद जो है अपने बारे में बात कर रहे हैं और अपने अग्रज भाई अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं। उन दोनों के उम्र में करीब 5 साल का अंतर था। ठीक है। और वो 3 दर्जा मतलब क्लास होता है, वो उनसे 3 क्लास आगे थे। ठीक है। तो जब उन्होंने और लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर लेखक ने यह बात इसलिए इस बात पर जोर दिया है क्योंकि उम्र में भले ही वो 5 साल बड़े थे लेकिन कक्षा में केवल वो उनसे 3 साल ही आगे थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। यहाँ पर भवन का मतलब पढ़ाई के फाउंडेशन से है। तो वो अपने बड़े भाई के बारे में ऐसा सोचते थे कि वो एक एक कक्षा में 2-2 साल हो सकता है अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए हैं, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो वो उनके जो बड़े भाई साहब थे मतलब एक एक कक्षा में वो करीब करीब कभी 2 साल कभी 3 साल ऐसे रहते थे। कभी कभी 3 साल भी बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, है ना। पायदार मतलब स्टेबल। तो यहाँ पर लेखक क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब तक फाउंडेशन किसी भी चीज़ का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो उनका मानना था कि उनके बड़े भाई साहब इतने आराम से इतने अच्छे से एक एक कक्षा में पूरा समय देकर पढ़ते थे और 1 साल 2 साल मतलब फेल होकर एक ही कक्षा में रहते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि हो सकता है कि मेरे बड़े भाई साहब अच्छे से पढ़ाई करने के लिए ऐसा करते हों, है ना। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे, है ना। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, है ना। तंबीह मतलब क्या होता है? तंबीह मतलब उनको क्योंकि बड़े थे तो वो गुस्सा कर सकते थे, स्कोल्ड कर सकते थे, है ना। और निगरानी मतलब बड़े होने के नाते अगर आपके माता पिता या बड़े घर में भाई बहन है तो वो आपका सुपरविज़न कर सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से उनके बड़े भाई भी इनका ख्याल रखते थे और ये दोनों जो है वो हॉस्टल में रहते थे, इसलिए बड़े भाई पर इसकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, है ना। और इनमें और चूंकि ये छोटे थे तो प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे में डिसेंसी इसी में थी कि मैं अपने बड़े भाई की बात को मानूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब इनके जो बड़े भाई थे वो बहुत ही स्टूडियस थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते, शायद दिमाग को आराम देने के लिए। कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। मतलब कभी कभी बच्चों जब आपको पढ़ने का मन नहीं है या आप कुछ और काम में व्यस्त हैं या तो अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए आप अपने बुक के मार्जिन पर कभी कभी ड्राइंग किया करते होंगे। उसी तरह इनके बड़े भाई भी तरह तरह के जानवरों के चित्र अपने बुक के जो नोटबुक होता है उनके मार्जिन पर बनाया करते थे। या कभी कभी उसमें राधे श्याम श्री राधे श्याम मतलब ऐसे ऐसे कुछ शब्द जो है वो लिखा करते थे, जिसको प्रेमचंद बार बार उन्हें जोड़कर पढ़ने की कोशिश करते थे कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो इस पहेली को नहीं समझ पाते, है ना। और कभी कोई फेस बना देते, कोई ठीक है आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ क्योंकि वो बड़े थे, है ना। आज तो माता पिता से भी इवन आपस में भाई बहन भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पहले लोग जो बड़े होते थे उनसे थोड़ा उतना क्लोज नहीं रहते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, तो एक लिमिटेशन में रहते थे, तो जिसके कारण प्रेमचंद जो है अपने बड़े भाई से उतना खुलकर नहीं बात करते थे। ठीक है। और वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं, और क्लास में भी अंतर था, वो 9th में थे और ये 5th में थे। मैं उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात है। छोटी मुँह बड़ी बात मतलब ये सोचते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ उनकी बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए, इसलिए भी वो बात उनसे नहीं पूछते थे।
तो यहाँ पर इस पेज से रिलेटेड, इस अध्याय से रिलेटेड जो भी कठिन शब्द है मैंने राइट साइड में लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। प्रेमचंद ने अपने बारे में लिखा है कि उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ मतलब बहुत ही मुश्किल। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, है ना। मतलब वो अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा उनको मज़ा आता था, बाहर खेलने चले जाते थे, उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। और कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। चारदीवारी मतलब बाउंड्री, है ना। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। मतलब प्रेमचंद बोल रहे हैं कि मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे दरवाजे को ही, गेट को ही झूला बनाकर झूलना, ये सब काम प्रेमचंद किया करते थे। बहुत ही मस्तमौला थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते थे और अपने भाई का गुस्सा वाला चेहरा देखते थे तो वो बिल्कुल सन्न रह जाते थे, बिल्कुल चुपचाप हो जाते थे, है ना। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था कि कहाँ थे। ओके, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। तो उन्हें ये तो पढ़ने लिखने में इन्हें मन नहीं लगता था, तो जब उनके भाई ऐसा सवाल करते थे तो वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते थे और हमेशा वो मौन हो जाते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता है कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अकेले में वो अपने आप को बोलते कि मुझे बोल देना चाहिए था कि मैं खेलने गया था, लेकिन इस तरह से बैक आंसर देना उन्हें, मतलब उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपने बड़े भाई के सामने ऐसा करे, तो वो चुपचाप रह जाते थे। और चुपचाप रहना मतलब आप अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हें वो वहाँ पर अपने भाई के सामने बिल्कुल चुप हो जाते थे। भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था। स्नेह और रोज से मिले इस शब्दों से मेरा सत्कार करें। और चूंकि वो बड़े भाई थे और हॉस्टल में ये दोनों साथ में रहते थे, तो बड़े भाई का भाई जिम्मेदारी थी कि वो अपने छोटे भाई को सही राह पर रखे। तो कभी गुस्से से, कभी प्यार से उनको समझाने की कोशिश करते थे। और इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, है ना। जैसे मम्मी पापा गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बड़े भाई साहब उन्हें गुस्सा करते थे। हर्फ मतलब ऐसा पढ़ोगे तो एक लेटर भी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी मामूली सा व्यक्ति भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। तो इस तरह से उन्हें सरकास्टिक वे में उनके भाई उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो और तुम ऐसे ही जीनियस बन जाओगे, है ना। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। मतलब समहाउ बच्चे जो है स्ट्रगल करके सीख जाते हैं, पर अंग्रेज़ी सीखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और मैं तो हमेशा यही कहता, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी जो है नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम अपने कितने घोंघा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा मतलब स्नेल, आपने अगर देखा होगा तो वो मतलब बिल्कुल आप देखे होंगे, स्नेल जो अपने हार्ट सेल के अंदर घुसा हुआ रहता है, तो वो गुस्से में आकर प्रेमचंद को बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल घोंघा हो, मुझे देखकर भी तुम कुछ लेसन नहीं लेते। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं कितना मन लगा कर पढ़ता हूँ, तुम्हें तो मेरी बात मुझे देखकर तुम्हें सीखनी चाहिए, है ना। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारे आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। और ये अगर नहीं तुम ये बात समझ रहे हो तो मतलब तुम्हारे माइंड का फॉल्ट है ना। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। और अपने भाई को समझा रहे हैं कि कभी तुमने मुझे देखा है कि मैं कभी कोई फेयर में, कोई मेला में, कोई ये में कहीं घूमने गया हूँ, है ना। एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। और अपने भाई को मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो मैं इतना पढ़ता हूँ, फिर भी मैं 2-2 साल मुझे लग रहे हैं एक क्लास पास होने में, और तुम इतना मस्ती मजाक कर रहे हो और तुम्हें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम पास हो जाओगे। तो इस तरह से वो अपने भाई पर गुस्सा करते थे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। और बोले कि यहाँ हॉस्टल में रह के इतने पेरेंट्स जो है हमारे पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और तुम्हें अगर इससे कोई मतलब नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, है ना। अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई मतलब जो उनका जो सैलरी है उनको क्यों इस तरह से बर्बाद कर रहे हो, है ना।
और मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब ये छोटे थे, जब ऐसा सुनते तो उनको आंखों से आंसू आने लगते, वो दुखी हो जाते। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, और उन्हें भी पता था कि उन्होंने वे गलती की है, उन्होंने की है, तो चुपचाप उन्हें सुनना ही पड़ता। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, और जो लेक्चर देना बोलते हैं ना, भाषण देने में उनके भाई जो है वो बिल्कुल जीनियस थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, है ना। सुक्तिवान चलाना मतलब व्यंग्यपूर्वक बातें बोलना, ऐसी बातें जो आपके दिल को बुरी लगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप नई बात सुनते हैं तो आपके माता पिता भी इस तरह की बात बोलते हैं ताकि आपको हर्ट हो और आप अपने सही ट्रैक पर आ जाएं। तो इसी तरह इनके भाई भी इनको समझाते थे, और ऑब्वियसली इन्हें दुख हो जाता था और इनकी हिम्मत भी टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता। और प्रेमचंद को लगता कि ये तो मेरे बस का बात ही नहीं है पढ़ाई लिखाई करना। तो उनको लगता कि अगर मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतना मेहनत के चक्कर में कौन ही पड़े, है ना। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। पहले इन्हें लगता कि ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, कौन इतना ज़्यादा पढ़ाई करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को समझाते, है ना, और बिना पहले से, और फिर अपने आप में इरादा करते, है ना, अपने आप में प्रॉमिस करते कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा, है ना। जब मम्मी पापा से डांट पड़ता है या टीचर स्कोल्ड करते हैं तो आप थोड़ा सा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि ठीक है, नहीं नहीं अब मैं पढ़ाई करूँगा। जैसे उसी तरह प्रेमचंद ने भी सोचा कि नहीं नहीं, बार बार भैया मुझे गुस्सा करते हैं तो अब मैं पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, और उसके बाद सबसे जो बच्चे जो हैं सबसे ज़रूरी काम करते हैं वो है टाइम टेबल बनाना, है ना। और उसी तरह ये भी बना लेते। पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू हो, है ना। तो पहले कोई काम शुरू करने के लिए प्रेमचंद को लगता था कि सबसे पहले तो एक मतलब बनाना पड़ेगा टाइम टेबल, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब जब टाइम टेबल बना रहे तो बहुत ही स्ट्रिक्टली बनाते, उसमें कोई भी खेलने का समय भी वो नहीं रखते। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब मतलब गणित, मैथ को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भूगोल और स्कूल। मतलब उन्होंने बिल्कुल बैक टू बैक पूरा पढ़ाई, जो टाइम टेबल सेट किया ना, बहुत ही टाइट। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, और 4 से 5 तक भूगोल, फिर 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, और 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। तो आप देख रहे होंगे कि इसको पढ़ने में तो इतना मेहनत लग रहा है, इसको फॉलो करने में सोचिए कितनी मेहनत लगेगी। और प्रेमचंद तो बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं थे, तो इतना भारी भरकम टाइम टेबल बनाने के बाद आप ही सोचिए क्या वो इसे फॉलो कर पाते। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना यानी फॉलो करना वो दूसरी बात। और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत लोग हैं, या हम लोग भी ऐसा करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं पर उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई, पहले ही दिन उसको स्टार्ट कर दिया उसको इग्नोर करना, है ना। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, और फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। मतलब कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली आपका दिमाग कहाँ है, आपका दिमाग खेल के मैदान में, कि मेरे सारे फ्रेंड फुटबॉल खेल रहे होंगे, मेरे सारे वहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही होगी, मतलब पूरे दिमाग आपका जो है वो खेल पर टिका हुआ है ना। और वहाँ जाते ही और मुझे अज्ञात और ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है अंदर से, है ना, वहाँ जाने के लिए। और वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ी पुस्तकें किसी को याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और ठीक इसी तरह से किसी तरह इससे निकलकर वो फिर खेलने चले जाते, और फिर इनके ब्रदर को उनको एडवाइस देने का या उनको इंसल्ट करने का मौका मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, साया मतलब शैडो, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता, दबे पाँव आना मतलब बिल्कुल चुपके से एंटर करना, ठीक है, कि उन्हें खबर ना हो। ताकि प्रेमचंद को तो बड़ा टेंशन रहता था कि अब तो आज फिर डांट पड़ेगी, तो वो बड़ा चुपके चुपके कमरे में आते। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, और जैसे ही केवल लुक ही देते थे, कुछ बोले ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें बड़ा ही डर लग जाता था। हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। नंगी तलवार लटकना इट्स अ मुहावरे, जिसका मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना। मतलब उन्हें लगता है कि अब तो बड़े भाई साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं।
फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया में जो है वो बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। और प्रेमचंद जानते थे कि उन्हें इतना खेलना पसंद है कि वो डांट भी सह लेते थे, अपने बड़े भाई का गुस्सा भी सह लेते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि खेलना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सालाना इम्तहान हुआ। सालाना मतलब ईयरली एग्ज़ाम होता था। भाई साहब फेल हो गए। इतना भाई साहब पढ़ाई किए बट अगेन वो फेल कर गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। और आपको बिलीव नहीं होगा, इस तरह मस्ती करते करते प्रेमचंद जो है बहुत टैलेंटेड थे, तो वो ग्रेड में फर्स्ट आए। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया, क्योंकि वो 3 क्लास आगे थे ना, अब केवल 2 क्लास का अंतर रह गया। भाई साहब को आड़े हाथे लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। अब इनके मन में भी आया कि मैं भी थोड़ा अपने भाई से लड़ाई करूं, कि आखिर आप तो इतना पढ़ाई करते हैं, आप फेल कर गए और देखिए मैं पास कर गया, है ना। मुझे देखिए, मैं मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया, है ना। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार की लज्जास्पद जान पड़ा। अब ये थे भले छोटे, अब इनको पहले तो लगा कि भाई से लड़ाई करूं, कि वो मुझे इतना गुस्सा करते हैं, लेकिन जब उन्हें दुखी देखा तो उन्हें भी दुख हो गया। उन्हें भी लगा ना, क्योंकि भाई है, भाई के दुख को देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, तो इन्हें भी अच्छा है, ये भी उनके साथ दुखी हो गया। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, थोड़ा इनको प्राउड भी फील हुआ, है ना, अपने ऊपर। और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब भाई साहब जो है बार बार फेल कर रहे हैं, तो उनको भी प्रेमचंद को गुस्सा करने में थोड़ा सा हिचक होने लगा कि अरे मैं खुद नहीं पास कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको किस मुंह से बोलूँ कि तुम भी पढ़ाई करो, है ना। तो धीरे धीरे जो उनके ऊपर जो कंट्रोल था प्रेमचंद के ऊपर भाई साहब का, वो धीरे धीरे थोड़ा लूज़ हो गया, कह सकते हैं, है ना। और आज़ादी से खेल कूद में शरीफ होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। तो खेलते कूदते कूदते दो दर्जे में मैं अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। अब वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके अपीयरेंस से ये साफ पता चलता था कि वे बड़े भाई के सामने जो है थोड़ा मजबूत हो गए हैं। अब वो उतना उनसे डरते नहीं हैं। ठीक है, बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया। अब वो बड़े थे, मैच्योर थे, वो समझ गए कि ये क्या इसके माइंड में चल रहा है। उसकी समझ बुद्धि बड़ी तीव्र थी और वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब जो है, एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे के भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। एक दिन ऐसे ही पूरा वो मस्ती कर रहे थे। गुल्ली डंडा गांव में खेला जाने वाला एक खेल है, वो खेल रहे थे वहाँ। और खेलने के बाद जब वो लौटे भाई साहब के पास, तब तो भाई साहब पूरा बहुत गुस्सा, क्योंकि वो लंच के टाइम पहुँचे थे, और मुझ पर बिल्कुल टूट पड़े, बिल्कुल गुस्सा होकर बरस पड़े। इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। बोले, तुम इतना जो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हो ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे ये कुछ दिन में ही ये घमंड खत्म होने वाला है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। नाउ ही स्टार्टेड गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि वो भाषण देने में बहुत ही जीनियस थे। उनके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। बोला, तुमने जब रावण के बारे में पढ़ा तो जस्ट केवल मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ा, या उसको सही तरीके से पढ़ा। महज इम्तिहान पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास, है ना। उनके भाई को बता रहे हैं कि जब अब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, केवल हम परीक्षा में पास करने के लिए नहीं पढ़ते। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, ठीक है, एम्परर। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, ठीक है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीब यानी जितने भी किंग जो थे उसे कर देते थे, मतलब टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, मतलब इतना सारा एग्जाम्पल देके वो बताना चाह रहे हैं कि ये मतलब रावण जब इतना ये था, महान था और ये था, तब तो उसको कुछ दिन में ही उसका अंत हो गया, है ना। और तुम जो इतना ईगो दिखा रहे हो और ये कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा। तुम उसको मतलब ये ही वॉज गिविंग एग्जाम्पल और उसको थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
और घमंड से उसका नामो निशान मिट गया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं है। चुल्लू मतलब क्या होता है, हैंडफुल ऑफ वाटर, ठीक है। वो बोल रहे हैं आदमी जो कुकर्म चाहे करे वह पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, ठीक है। तो तुम जो इतना शो ऑफ कर रहे हो कि तुम इतना अच्छा मार्क्स ले आए हो, तो तुम ये गलत काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा उन्होंने अपने प्रेमचंद को कह रहा। आदमी जो शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। अब ही वॉज गिविंग द अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, कि तुमने शैतान के बारे में, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का ये उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, है ना। उसको लगा कि मैं ही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अंत में यह हुआ कि वह स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार हुआ था। शाहे रूम कौन थे? शाहे रूम जो है एक राजा थे रोम के, है ना। उनके बारे में भी उन्होंने कह डाला कि वो एक बार उन्हें भी अहंकार हो गया था और भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। मतलब उनको समझाने के लिए वो रावण से रोम तक चले गए, है ना, और बहुत सारी बातें उनको कह डाली। यह समझ लो तुम अपना मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। या अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति के पास बहुत ही कुछ प्रेशियस सामान आ जाना, क्योंकि तुम पढ़ने में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगाते हो। तुम फर्स्ट कैसे हो गए? ज़रूर कुछ तुक्का मार कर कुछ, है ना। हम लोग कभी कभी कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में जस्ट इंकी पोंकी करके पास कर जाते हैं, लाइक दैट ऐसा कुछ तुमने किया है। लेकिन ऐसा मत समझो कि हर बार तुम सफल होगे, ठीक है। बार बार जो है तुम्हारे साथ नहीं होगा ऐसा लग, ठीक है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं हो। अगर तुम सही में सक्सेसफुल हो तो मतलब तुम्हारा हर टारगेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ और अपने बारे में बोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ तो तुम मतलब मेरे ऊपर ध्यान नहीं हो। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमारे जो जूनियर्स होते हैं तो बोलते हैं मेरे क्लास में आओगे तो समझ में आएगा कितना टफ है पढ़ाई, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह वो भी बोल रहे हैं कि जब मेरे क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। मतलब बहुत ही मुश्किल, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? मतलब जैसे हम लोग हमारी हिस्ट्री में कैसे है, हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकंड, तो अब बहुत मुश्किल है उनको क्रम से याद रखना, किसने क्या काम किया। अगर कुछ भी कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिखा तो सारा नंबर गायब, सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर मतलब एक नंबर भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए और दर्जनों विलियम, कोड़ियाँ चार्ल्स, है ना। चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे। मतलब ही वॉज गेटिंग एंग्री। उनको गुस्सा करते करते वो हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक प्रहार कर रहे हैं, सरकाज़म कर रहे हैं कि ये क्या हमारा पढ़ाई है। और ये जो इतना सारा हेनरी 1 2 3 4 के बारे में पढ़कर हमारे बच्चे क्या ही सीख लेंगे और क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा है ना। एक ही और इतने सारे दुनिया में इतने नाम हैं, इसमें 1 2 3 4 लगाने का क्या ज़रूरत था? कितना मुश्किल है इसे याद करना, है ना। 2 सोयम, है ना, पंचम, ऐसा लगाने का क्या ज़रूरत था? और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया जाए तो सारे नंबर कट जाए। अब जैसे आप ज्योमेट्री में देखा ही होगा, जैसे ट्रायंगल में ABC जैसे लिखते हैं, अगर आप BCA लिख दिए तो आप गलत एंगल को ये कर रहे हैं डिनोट, है ना। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या दाल रोटी, इसमें क्या ही दिक्कत है ना। उसको हम किसी भी तरह से बोले क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा रहता है ना। यानी हमें बुकिश नॉलेज में के बारे में यहाँ पे प्रेमचंद जो है वो प्रहार कर रहे हैं कि हमें रटंत विद्या, हमारी शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। हमें क्या सिखाया जा रहा है? हम केवल रट कर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? हम क्या सीख रहे हैं, है ना। आखिर इन बेसिर के पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा, है ना। अब ये जैसे हम जो लाइन है उसके ऊपर से अगर परपेंडिकुलर बना तो वो आधार से बेस से वो डबल हो जाएगा। पूछिए इसमें क्या प्रयोजन है, क्या उसका रीज़न है? दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। मतलब पूरा वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन परीक्षा में पास होना तो है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें पसंद नहीं भी है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सिस्टम ही, हमारे परीक्षा का प्रणाली ही ऐसा है।
कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब अगर जैसे आप हिंदी में एग्ज़ाम लिखते हैं, आप एक पैराग्राफ राइटिंग आया आपको और उसमें आपको लिखा रहता है कि 200 से 300 शब्दों में लिखिए, है ना, जो 4 पन्नों से कम ना हो। आपको 4 पेजेस भरना है इसके लिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसका नाम को रोइए। अब बच्चा जो है पूरा टेंशन में है कि क्या लिखे। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। एवरीवन नोज कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। संयम मतलब पेशेंस है, कंट्रोल आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं और उसके कारोबार में उन्नति होती है। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, है ना। अब बड़े भाई साहब करें इतना बात तो हम सबको पता है, ये तो हम एक ही लाइन में लिख देंगे। अब हम 4 पेज किस बात के लिए भरे, है ना। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। वह तो समय की किफ़ायत नहीं, है ना। मतलब ये तो कोई सेविंग नहीं है ना, फालतू का समय बर्बाद करके हम एक ही बात लिख रहे हैं। लेकिन अब टीचर ने बोला है कि 4 पेज भरना है तो भरना है, नहीं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। व्यर्थ में किस बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे लिखिए जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब आपको एक प्रॉपर साइज़ का पेज मिलेगा और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या। आपको पढ़ते पढ़ते ये मज़ा आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेमचंद की नहीं, ये हमारी आपकी कहानी है। और हम भी जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में भी यही सारे सवाल घूमते हैं कि पता नहीं ये सब मुझे हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है और इसके पढ़ने से हमें क्या ही फ़ायदा होने वाला है ना। और उसके बाद छात्रों को पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है, कहा जाता है कि संक्षेप में कहो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में तो 4 पन्ने नहीं हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अब अगर समराइज में 4 पन्ने बोल रहे हैं, मतलब आपका क्या मतलब कि आप 200-400 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को कौन समझाए, है ना। अब बच्चों का गुस्सा जो है शिक्षा प्रणाली के साथ साथ टीचर्स पे भी निकल रहा है, क्योंकि माध्यम तो पढ़ाने के टीचर ही हैं, है ना। बालक भी इतनी सी बात समझ जाता है, उन्हें लगता है, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। और ये सब बात वो प्रेमचंद को कहकर शिक्षा प्रणाली पर भी प्रहार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है पढ़ाई। इस दर्जे में अगर तुम अव्वल आ गए हो, अभी तुम ग्रेड 5 में हो, लेकिन यह मत सोचो कि जब तुम हायर ग्रेड में आओगे तो इतने आसानी से पास कर जाओगे। ठीक है, अभी तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना माने। ज़मीन पर पाँव नहीं रखना मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो अभी तुम इतने प्रसन्न हो, इतने खुश हो कि हवा में उड़ रहे हो, लेकिन मेरा बात मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बड़े भाई ने उन्हें बताई है, और वो क्या है कि हमें भले ही आप कितना भी नॉलेज आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जो आपसे बड़े हैं उनको आपसे ज़्यादा अनुभव है, तो आप अनुभव को जो है आप अपने पढ़ाई से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो अनुभव से सीखते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इतना सारा लेक्चर सुनते सुनते इनको स्कूल का टाइम आ गया। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त हो गया। प्रेमचंद के माइंड में आ रहा है कि पता नहीं ये कब तक ये लेक्चर देते रहेंगे। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अब इतना गुस्सा डांट खाने के बाद इनको कौन सा ही टेस्ट लग रहा था खाना खाने में। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। उनको लग रहा है कि हम फर्स्ट आए हैं तब तो इतना गुस्सा कर रहे हैं, अगर फेल कर जाते तो पता नहीं मेरा तो जान ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। अब इतनी सारी बातें इन्हें बताई गई थी कि ऑब्वियसली प्रेमचंद के मन में भी पढ़ाई को लेकर खौफ हो गया, डर हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन इतना समझाने के बाद भी इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। खेल कूद का कोई अवसर हाथ ना जाने देता, है ना। और पढ़ता भी मगर बहुत कम। पढ़ाई करते थे लेकिन उतना नहीं, लेकिन माइंड के बहुत शार्प थे। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए, मतलब जो टीचर्स होमवर्क देती थी वो उतना संभव कर लेते थे।
और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अब इतना भी नहीं कि क्लास में कोई इंसल्ट कर दे, है ना, तो इतना वो मैनेज कर लेते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। अब एक दिन जो भाई ने इतना जोरदार इनको जो गुस्सा किया तो इनका जो भी रौब था वो ख़त्म हो गया। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ, फिर से इनके जो एल्डर ब्रदर थे वो फेल कर गए और प्रेमचंद जो है वो पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। अब प्रेमचंद को भी सरप्राइज़ हो रहा है कि ये फर्स्ट कैसे आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया। प्राणांत मतलब प्राण के अंत तक, मतलब टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही गेव हिज फुल हार्ड वर्क। कोर्स का एक एक शब्द चाट लिए थे। 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 स्कूल से जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मतलब इतना पढ़ाई करते करते इनके चेहरा का जो चमक है ना वो भी चला गया था। मगर बेचारे फेल हो गए और मुझे उन पर बहुत दया आती थी। और प्रेमचंद को उनके बड़े भाई थे ना, तो उनको उनके लिए बहुत ही बुरा लगता था। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। और जब अपने बड़े भाई को आंखों में आंसू देखे तो ये भी रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि को कौन टाले। और प्रेमचंद ने बड़े ही मजाकिया स्वर में लिखा है कि अगर मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को थोड़ा ठीक लगता, लेकिन मैं तो फर्स्ट आ गया था तो ये तो और उनके लिए बुरा लगने वाला बात था। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्ज। अब हम लोग जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे तो दोनों में 3 साल का गैप था क्लास में, अब केवल 1 साल का बचा। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मेरे उसके बराबर हो जाओ। इनके माइंड में और थोड़ा सा आने लगा कनिंगनेस कि अगर 1 साल और मेरे ब्रदर फेल हो गए तो हम लोग तो दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, तब तो हम मेरा इंसल्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। फिर अपने माइंड को समझाया, नहीं नहीं वो मेरे बड़े भाई है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। आखिर वह मुझसे हित के विचार में ही तो मुझे डांटते हैं, और बड़ा हमसे हमारे माता पिता या बड़े जो भी हैं हमारे, वो हमारे अच्छे के लिए हमें गुस्सा करते हैं ना। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर लाता हूँ। कहीं ना कहीं उनके माइंड में उनकी इस बात का डर है कि पढ़ाई ज़रूरी है, और इसीलिए कम या ज़्यादा वो उतना मेहनत कर लेते थे कि क्लास में पास हो जाए। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। अब वो धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस के साथ उनसे बात करते। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी और ये थोड़ा और फ्री महसूस करने लगे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, और ये जो उनको मतलब जो ज़्यादा फ्रीडम उनको, मतलब वो ज़्यादा उनके टॉलरेंस का वो फ़ायदा उठाने लगे। अब पूरा मस्ती करने लगे, है ना। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवा मतलब काइट, है ना। अगर आप लोगों ने भी कभी पतंग उड़ाया होगा तो आप जानते होंगे कि उसमें कितना मज़ा आता है। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब सारा टाइम ये क्या करते, ये केवल पतंग उड़ाते, है ना। फिर भी मैं बड़े भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कच्चे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां और समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, और पूरा काम सीक्रेटली वो सारा अपने फ्रेंड के साथ करते। मैं भाई साहब का यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम वो अपने ब्रदर की नज़र में ये मतलब माइंड में बनाए रखना चाहते थे कि वो उनका जो डर है या रिस्पेक्ट है वो उनके माइंड में है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें अब रिस्पेक्ट नहीं देते। एक दिन की बात है, इवनिंग का टाइम हो गया था और हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे लूटने बेतहासा दौड़ रहा था। पतंग जो है कभी कभी कट जाती है तो वो कैसे नीचे गिरने लगती है, तो उसके पीछे बिल्कुल बेहोशी की तरह दौड़ रहे थे प्रेमचंद। आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। पतन जो है, पतन मतलब नीचे की ओर पतंग आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन के लिए नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। और आप देख रहे हैं कि जो लेखक जो है एक से एक भाई इस केवल पतंग गिरने की प्रक्रिया को ही क्या है, जैसे आत्मा, शरीर से आत्मा निकल जाती है, उससे कंपेयर कर डाला है। बालकों की पूरी सेना लगे झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही है।
किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, मतलब सारे बच्चे पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये जो सारा दृश्य जो है ये गांव में हो रहा है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ मतलब अचानक से जो है एनकाउंटर की तरह उनके बड़े भाई जो है सामने आ गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। कोई किसी काम से वो बाजार गए थे और वहीं से वो रिटर्न हो रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रेमचंद खेल रहे हैं तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले में कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। और उनको बहुत ही बहुत ही रूडली वहाँ पे गुस्सा करते हैं। बोले, तुम्हें बिल्कुल यू आर नॉट फीलिंग शाई शेम कि यहाँ पर हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने के लिए यहाँ हॉस्टल भेजा है और तुम इन बच्चों के साथ यहाँ मस्ती कर रहे हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब तुम 8th ग्रेड में आ गए हो, तुम्हें कुछ तो अपना समझना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, है ना। वो नाउ ही इज़ गिविंग द अनदर एग्जाम्पल कि अगर 8th ग्रेड में पहले जो है लोग डिप्टी टैक्स कलेक्टर बन जाते थे, है ना। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, यानी मिडिल क्लास लोगों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों में क्या बन गए हैं, एडिटर बन गए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी माथती जो है में काम करते हैं। कहने का मतलब कि तुम 8th ग्रेड में आ गए हो, बहुत लोग इस ग्रेड में आकर जॉब करने लगते हैं और तुम क्या कर रहे हो, बैठकर यहाँ पतंग उड़ा रहे हो। और तुम उस 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं। ज़हीन मतलब टैलेंटेड हो, इसमें नो डाउट। लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। अगर तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ ये नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, लेकिन अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। अब इनके माइंड में जो ये चल रहा था ना कि अब केवल हम एक ही क्लास का डिफरेंस है, ये भी बड़े भाई साहब ने क्लियर कर दिया आज के गुस्सा में कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों को यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। बोला कि जिस तरह से आजकल रिजल्ट निकल रहा है, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर फेल कर जाऊं और तुम मेरे साथ आ जाओ, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तुम पास होकर आगे भी निकल जाओ। लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में जो एज का गैप है, जो 5 साल का, वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का या और ज़िंदगी का तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा मतलब ये होना, एक्सपीरियंस होना। उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी फिल डी लीट ही क्यों ना हो जाओ। बहुत सारी अगर तुम डिग्री भी पा लेते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसे तुम उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। और यहाँ पर भी लेखक प्रेमचंद ने बड़े ही प्यार से और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम कितने भी किताबी बातें सीख लें, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं थे। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो अपने माता पिता के बारे में बोल रहे हैं कि ना तो हमारी अम्मा इतनी पढ़ी लिखी हैं और पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं 6ठी तक पढ़े हैं। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। और इस तरह से इस पाठ के द्वारा प्रेमचंद ने बच्चों को कितनी अच्छी सीख दी है कि भले ही हमारे माता पिता हमसे हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आप कितने भी पढ़ ले, कितनी भी अच्छी ऊपर पोस्ट पद पर चले जाए, लेकिन आपके लिए माता पिता का जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो उतना ही रहना चाहिए। वो आपके लिए हमेशा से आदरणीय ही है ना। इसलिए वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता, क्योंकि उनमें जो तजुर्बा है वो आप में कभी भी नहीं आ सकती। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी के कितने ब्याह हुए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे बुकिश नॉलेज है जो हमारे माता पिता को नहीं पता हो, है ना। या आज आप नए ज़माने के हैं, आप बहुत सारी चीज़ टेक्नोलॉजी आपको पता है,
आपके माता पिता को वो बात शायद नहीं पता हो, लेकिन इस बात को सोचकर आप यह मत सोचिएगा कि आपके माता पिता जो है वो इलिटरेट हैं, उन्हें ये नहीं आता, मोबाइल चलाने नहीं आता। नहीं, वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं और तभी आज आप इस स्थान पर, इस पद पर पहुंच चुके हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि आप इस बात को समझ सकें, है ना। तो कभी भी उसे गलत वे में नहीं ले। दैव ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाए। और ही वॉज गिविंग वन स्मॉल एग्जाम्पल कि अगर अलग से अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम तो बिल्कुल घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ ना सूझेगा। तुम अभी अगर 8th में भी आ गए हो, अगर मुझे कुछ बीमारी हो जाए या कुछ भी, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? पापा को इन्फॉर्म करोगे, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम वही करते हैं। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को ताड़ ना दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान का इलाज करेंगे और उसमें सफल ना हो तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। आज भी अगर आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा पूर्व किसी तरह का प्रॉब्लम होता है और हम उनसे शेयर करते हैं तो वो बता देते हैं, अच्छा फीवर है, ऐसा दवा खा लो या ये प्रिकॉशन ले लो, क्योंकि उन्हें पता है ना, और वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। तो कुछ दादा भेजते हैं और उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज बनाते हैं। मतलब कि हमारी माता जी जो हैं उन्हें फिनांस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, उन्होंने कोई गणित या कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बहुत ही समझदारी से, बहुत कम पैसे से पूरे महीने भर का राशन निकाल लेती हैं, पूरे घर को संभाल लेती हैं। और हमें जो हॉस्टल में पैसा मिलता है, हमारा तो मतलब मंथ का एंड तक भी नहीं चलता और 20-22 तक ख़त्म हो जाता है और फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। और अगर पैसा नहीं हो और अगर आप किसी को पैसा लौटाना हो तो आप कैसे इधर उधर अपना चेहरा हाइड करेंगे कि अगर मुझे देख लिया तो वो मुझसे पैसा मांगेगा। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है ना। ये बात बिल्कुल सच है। आज आप जितना आराम, शौक, मौज और जो भी हम खर्च कर रहे हैं, हमारे जो माता पिता है या उन दादा दादी, उन्होंने बहुत ही कम पैसे में अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। कुटुंब का पालन किया और जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अब पहले घरों में लोग परिवार भी बहुत बड़ा होता था, है ना। कितने लोग? उन्होंने 9 आदमी। अपने हेड मास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, समझ लो। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? मतलब वहाँ जो हेड मास्टर हैं वो एमए यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के हैं, लेकिन उनके घर का कौन मैनेजमेंट देखता है? उनकी पत्नी, है ना। और हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध करने का हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि उनके जो पुत्र थे वो एमए ऑक्सफोर्ड से किए हुए थे, लेकिन वो घर को सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। और जब यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने अशिक्षित माता को दे दिया तो वो मतलब ऐसा हो गया जैसे कि घर में लक्ष्मी बरसने लगी और बहुत ही सही तरीक़ों से उन्होंने घर का जिम्मेदारी ले ली। तो भाईजान, यह गुरूर दिल में निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे और एज मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, तो मेरे सामने तो मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा, है ना। तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, है ना। और हमारे बड़े हमें डांट सकते हैं, यानी हमें पीट भी सकते हैं। हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। आजकल बच्चे बहुत बार गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उनसे अच्छा सोचने वाला आपके लिए और कोई नहीं होगा, है ना। और कभी कभी मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके माता पिता बहुत रूडली बोलते हैं, आपको बहुत बुरा फील होता है, लेकिन आपको उसी समय यह भी सोचना होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया और प्रेमचंद सही में इन बातों को सुनकर उनका हृदय जो है वो मतलब बहुत ही द्रवित हो उठा और उन्हें लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और उन्हें लगा कि नहीं, मैं जो ऐसा सोच रहा था कि मैं उनकी क्लास में चला जाऊंगा तो मैं बराबर हूँ, नहीं। मेरे जो भाई जो हैं
वो मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा अनुभव हैं उनको, तो उनके लिए मेरा रिगार्ड रिस्पेक्ट हमेशा वैसा ही होना चाहिए। मेरे सजल आँखों से कहा हरगिज़ नहीं, सजल मतलब उनकी आँखों में आंसू आ गए। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। और प्रेमचंद ने बोला कि नहीं नहीं, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे हो। उनके बड़े भाई ने बहुत ही प्यार से बोला, ऐसा थोड़ी कि उनके बड़े भाई हमेशा बड़े ही थे, वो भी तो उस बचपन के दौर से गुजरे हैं, उन्हें भी पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो गलत करेंगे तो मेरे भाई, मेरे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो भी तो उसी राह पर चलेंगे। तो उनको सही रखने के लिए इन्हें खुद पर संयम रखना पड़ रहा है ना। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको सही मार्ग पर रखने के लिए आपके माता पिता ने कितना सेक्रीफाइस है ना किया होगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा और उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इतने अच्छे ढंग से प्रेमचंद ने इस स्टोरी को समाप्त किया है ना। और मतलब उनके भाई ने लास्ट में अच्छे से ये बता दिया कि ऐसा नहीं कि वो उनके दुश्मन हैं, वो उन्हें नहीं पसंद करते, लेकिन कभी गुस्सा से कभी क्रोध से वो चाहते थे कि वो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता रख सके। क्योंकि हमेशा बहुत बार जब आप बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं तो वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संतुलित हमारा जो व्यवहार हो, क्योंकि अगर आप बहुत लगातार मीठा खाए तो भी आपको पसंद नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमारा जो ये है रिलेशन है वो भी थोड़ा चटपटा होना चाहिए। तो आइए, हम लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोगों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े भाई साहब का मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं बड़े भाई साहब में कौन कौन से गुण थे। जैसे वो जिम्मेदार थे, गंभीर थे, उपदेश देने में निपुण थे, है ना, उनमें बड़प्पन का भाव था और अनुशासन प्रिय थे, है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो है, आप की पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, याद करेंगे, तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और आप खुद से लिख पाएंगे, है ना। इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन आंसर मगअप करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही आंसर को बना पाएंगे। उसी तरह छोटे भाई के लिए क्या क्या है, बड़ों के प्रति आदर भाव रखते थे, लेकिन थोड़े लापरवाह थे, खेल कूद के शौकीन थे, होशियार थे और चंचल भी थे, है ना। बड़े और दोनों की विचारधारा में क्या अंतर था, बड़े भाई जो है अध्ययनशील थे, चीज़ों को गंभीरता से लेते थे, और छोटा भाई जो है वो जीवन में को आनंद से मौज मस्ती के साथ ये करते थे। और इस पाठ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रेमचंद ने उल्लेख किया है, जैसे रटंत विद्या यानी रोट लर्निंग के बारे में उन्होंने बहुत ही तीखा व्यंग किया है कि हमें बच्चों को लर्न करने के लिए, मगअप करने के लिए, जस्ट याद करने के लिए नहीं करना चाहिए, उन्हें समझने के लिए ये सीखना चाहिए, है ना। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारी कमियां हैं। जो चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है उन्हें क्यों ही हम सिलेबस में रखें, जिस बच्चों को पास पढ़ाने के लिए जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। और विषयों में अनुचित बातों का जो संयोग उसको हटाने के लिए, और मनोवैज्ञानिक दबाव, है ना, ये जो हमारे ऊपर इस बात का कि हमें ये करना है और अच्छे से पास होने के लिए जो चीज़ हमें नहीं भी पसंद है, अरुचिकर भी है, वो हमें करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर इस पाठ से क्या क्या बातों का संदेश मिलता है, जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान है ना। हमें अनुशासन सीखना बहुत ज़रूरी है ना। और बड़ों का आदर करना, है ना, अपने मन में घमंड नहीं रखना। तो ये इस पाठ में हमने बहुत सारी ऐसे जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखी जो केवल हमें पढ़ने के लिए और मार्क्स लाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में भी शामिल करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और प्रश्न उत्तर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर मैं चाहूँगी कि आप खुद करने का प्रयास करें।
छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाए। तो आप लोग जब पाठ अच्छे से, जैसे मैंने समझाया, आप 1 से 2 बार उस पाठ को पढ़िए तो आप खुद से लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने माइंड मैप का ये बनाया है, जिससे आप जितने भी की पॉइंट्स हैं उस पर काम करेंगे और खुद से जितने भी आंसर्स हैं आप लिख पाएंगे। क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं ना, तब फिर आप लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। डायरेक्टली एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके लिए पहले 2-3 बार आप नोटबुक में प्रयास कर लीजिएगा लिखने का। तब आप देखिएगा कि आप सारे वर्ड, जो की वर्ड्स है, वो लिख पा रहे हैं या नहीं। तो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।